स्वामी शिवानंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न आपके लिए है। कॉलर हमारे हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार तो हाल ही में आई है, इससे पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त संत समाज कहाँ था? एक कॉलर जानना चाहते हैं आपसे। जरा ये ज्ञान हासिल कर लें कि संत समाज इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष करता हुआ चला रहा है जी। सदन की स्थापना 98 से हुई है और 98 से लगातार गंगा के संघर्ष के लिए काम करती आ रही है। हमारे दो महात्माओं की हत्याएं हुई हैं, इस सबको जान लें कि कहाँ थे, अपने ज्ञान को ये करें। और ये भी जी स्वामी शिवानंद जी, आपको रोकना चाहूंगी। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे साथ, बीजेपी नेता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कोश्यारी साहब, यहाँ पर बात चल रही है विजय बहुगुणा साहब के उस बयान की, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई विकास परियोजनाओं को रोकता है, संत समाज की ओर वो इशारा कर रहे थे, तो वे विकास विरोधी है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे विकास को रोकता है ये ठीक नहीं है बोला है तो ये अलग विषय है जी। अगर उन्होंने कोई संत समाज का सीधे नाम लिया है तो मैं नहीं सोचता कि संत समाज विकास को क्यों रोकेगा। संत समाज तो सन्यासी है जी। अगर आप अगर कोई भी विकास को तो विकास को तो रोकना नहीं चाहिए, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसमें सीधे साधे संत समाज का नाम अगर उन्होंने लिया ही नहीं तो आप तो संत समाज का नाम बोल रहे हैं जी। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि संत समाज अगर जिस प्रकार से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की खास तौर पे बात वो कर रहे थे कि 50 साल पीछे जा चुका है उत्तराखंड, अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की यहाँ पर बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन की बात की जाए, और ऐसे में विकास परियोजनाएं यहाँ पर नहीं चलने देता। गंगा बचाओ अभियान, तमाम नदियां बचाओ अभियान जो चल रहे हैं, उस सब को लेकर बार बार रोड़े अटकाता है। इस प्रकार का भी इशारा उन्होंने किया। नहीं, अब केंद्र में संसद में जिस समय लोकसभा में बहस हुई है जी, आपके स्वयं इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज हैं जो संत भी हैं और हमारी तरह से राजनेता बन के संत भी बने हुए हैं जी, है ना। तो उन्होंने भी कहा कि साहब नहीं, गंगा की बचत होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और समाजवादी रेवती रमन सिंह ने कहा कि गंगा की जो है अगर मैं तो चिचहरी बांध तोड़ दूंगा जिसे भगत सिंह कोश्यारी ने बनवाया है, जिसके वो बंद किए हैं जी, है ना। तो अगर ये केवल ऐसा है कि राजनेता लोग केवल इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है, ये केवल एक अपने निजी दृष्टिकोण से बोलते हैं विकास का, और गंगा की अविरल धारा या नदी के अविरल धारा और निर्मल धारा से विकास के अवरोध होने का कोई सवाल नहीं है जी। सुबोध उनियाल जी भी दूसरी लाइन पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी विधायक हैं। उनियाल जी, यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो विकास से मतलब नहीं है, हर चीज में राजनीति तलाशते हैं, राजनीतिक तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। कोश्यारी जी मुझसे बने थे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा जी। मैं जरूर कहूंगा कि टेढ़ी बांध के जिस समय पूरा हुआ तो कोश्यारी जी ने कहा कि टेढ़ी बांध कोश्यारी जी ने बनाया, चलिए उन्हें कुछ इसमें जीने दीजिए। लेकिन निश्चित है कि टेढ़ी बांध की टनल जो है जिस समय बंद की गई थी, कोश्यारी जी उस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री थे बिल्कुल। और जब आप मुख्यमंत्री हो तो बड़े बांध बने, उसका आपको वही है। हमने यही तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक तरफ गंगा में परियोजनाएं बननी चाहिए और गंगा की अविरल धारा को भी हम बहते देंगे। उन्होंने इतना तक कहा है कि जिस मौसम में पानी कम होता है उस मौसम में हम जनरेशन बंद कर देंगे या कम कर देंगे ताकि गंगा की धारा पर असर न पड़े जी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है। मुख्यमंत्री जी की बात को ये लोग राजनीति करके तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं जी। और निश्चित रूप से मैं शिवानंद जी के लिए भी मैंने कहा कि शिवानंद जी स्वयं हरिद्वार में कई सालों से रह रहे हैं और गंगा को लेकर के उनके यहाँ वास्तव में उन्होंने आंदोलन भी किया है हरिद्वार के अंदर। और सवाल यह है कि हर आदमी की जिम्मेदारी है कि गंगा की स्वच्छता के लिए काम करे, गंगा की सफाई को बचाने के लिए करे, लेकिन गंगा की सफाई के नाम पर विकास को रोक दिया जाए, इसके पीछे कोई औचित्य नहीं बनता। चलिए सुबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। स्वामी शिवानंद, आपका भी शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि विजय बहुगुणा ने बयान क्या दिया, उसके बाद संत समाज पूरी लॉबी एक साथ इकट्ठा हो गई। अब हर कोई जो है वो तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी के भी निशाने पर आ गए हैं विजय बहुगुणा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति कर रही है यहाँ पर मौजूदा सरकार, और गंगा की अविरल धारा के लिए संसद में बयान देते हैं उनके नुमाइंदे, और यहाँ पर आकर जिस प्रकार से गंगा के ऊपर ही परियोजना शुरू करते हैं, दोनों में विरोधाभास है। इसीलिए कांग्रेस को यहाँ कटघरे में बीजेपी खड़ा कर रही है। और अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य का क्या कहना है पूरे मुद्दे पर। राज्य की महिलाएं, वहां के नौजवान कल यहाँ पर आए हैं, उन्होंने पूरी तरह उन्होंने इस बात को कहा है कि हम पक्षधर हैं और कोई भी इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए।
चाहे साधु हों, चाहे संत हों, चाहे महात्मा हों, राज्य का विकास सर्वोपरि है। राज्य को मजबूत आर्थिक मजबूती मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के हितैषी हैं। तो आपको सुनवाया क्या कुछ यशपाल आर्य ने कहा, लेकिन फिलहाल आपको इस वक्त दिखाते हैं एक सनसनीखेज फुटेज जो कि मेरठ से सामने आई है। ये एक सीसीटीवी फुटेज है, लाइव फायरिंग की फुटेज है। जरा देखिए, इस फुटेज को देखने के बाद से हर तरफ सनसनी फैल गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं और इस फुटेज को देख रहे हैं। यहां पर 2 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि फायरिंग करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये पूरा मामला क्या है, किस मामले से संबंधित ये फुटेज है? एक हमले की ये तस्वीर है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 2 हमलावर आए, उन्होंने सही जगह देखी, उसके बाद फायरिंग की और वहां से भाग गए। इस हमले में एक व्यापारी घायल हुआ था। ये गोली एक व्यापारी को लगी थी। एक व्यापारी पर हमले की ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है जहां पर इन दोनों शख्स, इन दोनों बदमाशों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं कि कैसे ये लोग परिसर में आए, मौका देखा, गोली चलाई, 2 गोलियां चलाई और वहां से भाग गए। लोकेश पंडित हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आखिर सीसीटीवी फुटेज से इन 2 हमलावरों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे तो जारी कर दिया गया है, लेकिन आपसे पहले समझना चाहेंगे ये दरअसल किस मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं? आस्था, मैं बता दूं कि ये पंचशील नगर, शास्त्री नगर का एक एरिया है, थाना नौचंदी के क्षेत्र का मामला है। ये परविंदर त्यागी थे, एक शादी समारोह से लौटकर वापस आ रहे थे। तो इनकी 2-3 दिन पहले किन्हीं लोगों से, जो पड़ोस के लोग हैं, उन्हीं से कुछ कहासुनी हो गई थी। उस कहासुनी के बाद दोनों को, उस समय तो आसपास के लोगों ने पूरा मामला निपटा दिया था, लेकिन इसके बाद दूसरा पक्ष जो है कहीं ना कहीं इनसे रंजिश रखता रहा। और ये 26 अप्रैल को लगभग 8 से 9 बजे के बीच में ये लोग आए और कहा कि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और जैसे ये लोग नीचे आए तो आने के बाद इन्होंने 2 गोलियां मारी। आप सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ये आराम से आए और एक व्यक्ति अपनी पिस्टल निकालता है और 2 फायर करता है और फिर दोनों भाग जाते हैं। इसके बाद, इस घटना के बाद से परविंदर त्यागी ने थाना नौचंदी पुलिस को सारी घटना बताई थी जी, और कहा था कि ये आरोपी ये लोग हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष से पुलिस जुड़ी हुई थी और लगातार इस मामले को निपटाने के और पैचअप कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब लोकेश, आखिर कितने दिन पुरानी ये घटना है और जो हमलावर यहाँ दिखाई दे तस्वीरों में, क्या उनकी पहचान कर ली गई है? ये 26 अप्रैल की घटना है। दोनों ही हमलावरों की पहले भी इन जो घायल परविंदर ने पुलिस को बताया था और अब सीसीटीवी कैमरे से बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। आज पूरा परिवार एसएसपी मेरठ से मिला था। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी और फोटोग्राफ्स भी सौंपे और को पहचान लिया गया है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि 26 तारीख से परविंदर लगातार थाना नौचंदी बताता आ रहा है कि उसके पास उस पर हमला किया गया, 2 गोली मारी और ये हमलावर है, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। अब सारी चीजें जैसे पुलिस के सामने आ गई हैं, पुलिस इस मामले में एसएसपी ने माना है कि ये कहीं ना कहीं इसमें नौचंदी पुलिस की भूमिका। लोकेश, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि 26 अप्रैल की ये घटना है, आखिर इतने दिनों बाद ये सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, अब तक पुलिस इस मामले में टाल मटोल का रवैया अपनाती है, आखिर किसके माध्यम से सामने आई है? क्या जिस पर हमला हुआ उन्हीं लोगों ने ये सीसीटीवी फुटेज को ढूंढा है, इसको निकाला है, या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आखिर इतने दिन कैसे लग गए? नहीं, पुलिस का तो इस मामले में पूरी तरीके से मामला जो लिपापोती वाला रहा। जो परविंदर है, घायल होने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां जाकर उसने इलाज किया और जब वो वापस आया तो उसने हमलावरों के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। इस मामले में पुलिस की भूमिका तो शुरू से ही बिल्कुल नकारात्मक रही, लेकिन परविंदर ने बिल्कुल, लेकिन अब जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उससे उम्मीद जरूर बंधी है परिवार वालों को भी, और हम भी इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप इन शख्स को पहचानते हैं तो जरूर बताएं, पुलिस को फोन करके इन लोगों से संपर्क जरूर करें कि आखिर कौन है ये हमलावर और ऐसे ये फायरिंग करके भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम बातचीत के लिए। तो विशेष पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महुआ न्यूज लाइन।